हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी और इसमें हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था थर्मल इंजरीज़ का। हम ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ गौतम विश्वास मेडिको लीगल अटॉप्सी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे नोट्स इनफ हैं आपके लिए। सो मेडिको लीगल अटॉप्सी में हम क्या पढ़ते हैं? पोस्टमार्टम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। कब करते हैं हम पोस्टमार्टम, कैसे कराया जाता है, क्या क्या यूजेस हैं इसके, मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है पोस्टमार्टम की, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले हम एक दो वर्ड्स हैं वो जान लेते हैं, जैसे फॉरेंसिक पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी क्या होता है? अगर किसी पर्सन की सडन अनएक्सपेक्टेड या वायलेंट डेथ हो जाती है तो हम उसका कॉज पता करने के लिए क्या करते हैं, उसके सरकमस्टांसेस कैसे थे, मरा कैसे, वो उसका क्या कारण था, तो ये सब जो पता करती है वो साइंस क्या कहलाती है? फॉरेंसिक पैथोलॉजी। जैसे क्राइम जो सीरियल्स होते हैं, जैसे सीआईडी वगैरह, तो उनमें दिखाते हैं एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कोई भी क्राइम होता है तो वो जांच वहाँ पर की जाती है, कॉज सरकमस्टांसेस देखते हैं, एविडेंसेस वगैरह। तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? फॉरेंसिक पैथोलॉजी। सबसे पहले मेडिको लीगल अटॉप्सी में हम देख रहे हैं, फर्स्ट मेडिको लीगल अटॉप्सी जो हुई थी वो इंडिया में कब हुई थी? वो इंडिया में हुई थी चेन्नई में, और किसने की थी? एडवर्ड बल्कली। तो फर्स्ट मेडिको लीगल अटॉप्सी इन इंडिया वाज डन एट चेन्नई बाय एडवर्ड बल्कली। और फर्स्ट अटॉप्सी जो हुई थी वो इटली में हुई थी। फर्स्ट मेडिको लीगल अटॉप्सी जो इंडिया में हुई थी वो कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और किसका केस था? आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस था। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देखते हैं पर्पज़ क्या होता है। अटॉप्सी हम करा रहे हैं, मेडिको लीगल अटॉप्सी, उसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द कॉज ऑफ डेथ फॉर लीगल पर्पजेज। लीगल पर्पज़ के लिए हमें कॉज ऑफ डेथ पता लगाना है, तो उसके लिए हम अटॉप्सी करते हैं। कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ CRPS 174, सीआरपीसी 174 में आता है। मतलब जो मेडिको लीगल अटॉप्सी होती है वो किसके अंडर आती है? CRPC 174। और इसकी जो भी प्रोसीडिंग आती हैं वो आती है CRPC 176 में। कंसेंट कौन देता है? स्टेट से कंसेंट मिलता है हमें। रिक्वेशन इज गिवन बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कंसेंट ऑफ रिलेटिव्स इज़ नॉट नीडेड। अब जब डेथ का केस है ऐसा और हमें अटॉप्सी करानी है, ML अटॉप्सी यानी कि मेडिको लीगल अटॉप्सी, तो हमें स्टेट कंसेंट देगी और रिक्वेशन लेटर जो मिलेगा वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिक्वेशन लेटर देगा डॉक्टर को कि हाँ भाई तुमको इसकी अटॉप्सी करनी है। रिलेटिव के कंसेंट ज़रूरी नहीं होते इसमें। अटॉप्सी क्या है? अब तो अटॉप्सी को हम नेक्रोप्सी भी कहते हैं। मतलब अटॉप्सी को वर्ड दिया गया है नेक्रोप्सी। इसका मतलब है, नेक्रोप्सी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी की स्टडी को हमने कहा है अटॉप्सी या फिर नेक्रोप्सी। और ये इसी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। अब अटॉप्सी होती क्या है? तो स्टडी ऑफ डेड बॉडी हमें पता चल गया। अब हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना होता है एक डेड पर्सन का। और किसके लिए? मेडिकल पर्पज़ के लिए, या लीगल पर्पज़ के लिए, या फिर किसी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, तो हम उसे अटॉप्सी कहते हैं। मतलब या तो मेडिकल पर्पज़ के लिए, या लीगल क्रिमिनल केसेस में लीगल पर्पजेज़ के लिए, या फिर कोई डिस्कवरी वगैरह करते हैं तो साइंटिफिक पर्पजेज़ के लिए। फिर अटॉप्सी अलग अलग तरह की होती हैं। मतलब कब कब अटॉप्सी करते हैं हम? तो पहला है अकेडमिक अटॉप्सी होती है। कब कब मतलब किस किस केसेस में अटॉप्सी की जाती है, उस बेसिस पे अटॉप्सी को डिवाइड किया गया है। तो अटॉप्सी 3 तरह की होती है: एकेडमिक अटॉप्सी, पैथोलॉजिकल अटॉप्सी एंड क्लिनिकल अटॉप्सी। पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल अटॉप्सी एंड मेडिको लीगल अटॉप्सी और फॉरेंसिक अटॉप्सी। एकेडमिक अटॉप्सी क्या है? डाइसेक्शन कैरिड बाय स्टूडेंट्स ऑफ एनाटमी के स्टूडेंट्स के द्वारा डाइसेक्शन किया जा रहा है, तो हमने उसे बोल दिया एकेडमिक अटॉप्सी। अब एकेडमिक अटॉप्सी किस लिए हो रही है? एकेडमिक पर्पजेज़ के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि किसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, कौन सा लोकेशन है, क्या सप्लाई है एंड ऑल, कौन सा ऑर्गन किसको सराउंड करता है, कितना वेट है, क्या है, ये सब एनाटॉमिकल पर्पजेज़ के लिए, स्टडीज़ के लिए। दूसरी है पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल अटॉप्सी। पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल अटॉप्सी कब किस लिए की जाती है? टू इवेल्युएट द डेथ, टू एक्सपेंड हॉरिजन ऑफ मेडिकल नॉलेज डन बाई पैथोलॉजिस्ट। अब डेथ को इवेल्युएट करने के लिए, नेचुरल डेथ के केसेस में जो हम करते हैं वो करते हैं हम पैथोलॉजिकल अटॉप्सी। पैथोलॉजिकल अटॉप्सी को हम क्लिनिकल अटॉप्सी भी कहते हैं, और इसे हम हॉस्पिटल अटॉप्सी भी कहते हैं। इसे हम हॉस्पिटल अटॉप्सी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉज ऑफ डेथ पता करते हैं हम इसे नेचुरल डेथ के केसेस में।
जो फिजिशियन हैं वो इसके लिए ऑर्डर नहीं दे सकते कि हाँ भाई ऑटोप्सी कर दो। उनको कंसेंट चाहिए होता है। किसका कंसेंट चाहिए होता है? रिलेटिव का कंसेंट, मतलब जो डेड पर्सन है उसके जो भी क्लोज रिलेटिव हैं उसका कंसेंट चाहिए होता है। मेडिकल नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए की जाती है क्लिनिकल ऑटोप्सी। पैथोलॉजिस्ट करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है हमारी मेडिको लीगल और फॉरेंसिक ऑटोप्सी। मेडिको लीगल और फॉरेंसिक ऑटोप्सी किस केसेस में करते हैं? मेडिको लीगल ऑटोप्सी मोस्ट कॉमन टाइप है, इसको फॉरेंसिक ऑटोप्सी भी कहते हैं इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ। ये अननेचुरल डेथ में करते हैं। अननेचुरल डेथ में, ऑब्सक्योर डेथ में, लिटिगस डेथ में या फिर क्रिमिनल डेथ में, मतलब जहाँ पर हमें सस्पिशियस होते हैं हम किसी चीज़ के, या फिर कोई इंसान सडन डेथ हो गई तो हम पता लगाने के लिए हाँ भाई क्यों मरा है, ऐसे क्यों मर गया, कॉज पता लगाने के लिए, उसका मैनर पता लगाने के लिए, तो इसलिए हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते हैं। फिर कुछ और ऑटोप्सी भी हैं जैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्यों की जाती है? टू एनालाइज द रीजन फॉर सुसाइड। सुसाइड का रीजन जानने के लिए कि अगर किसी पर्टिकुलर बंदे ने सुसाइड की है, साइकोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है, तो अगर किसी बंदे ने सुसाइड किया तो क्यों किया है उसका रीज़न पता लगाने के लिए। डन बाय इंटरव्यूइंग विक्टिम, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब हर ऑटोप्सी ज़रूरी नहीं है काट पीट कर ही की जाए, कुछ ऑटोप्सी ऐसे भी की जाती हैं। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है जिसमें पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड हम पता लगाते हैं कि डेथ से पहले पर्टिकुलर पर्सन जिसकी डेथ हुई है उससे पहले उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी थी। उसमें हम उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं जो सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं। कंडक्टेड क्यों कंडक्ट की जाती है? स्टडी टू एनालाइज द ह्यूमन साइकेट्री एनालाइज करने के लिए, यानी कि मेंटल स्टेटस पता लगाने के लिए विक्टिम का। रिजर्व टू बी डन इन सुसाइडल केसेस, और सुसाइडल केसेस में ये की जाती है। नेक्स्ट ऑटोप्सी है हमारी वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी कब करते हैं? व्हेन बॉडी इमेजिंग इज डन। वर्चुअल ऑटोप्सी कब करते हैं? टू कंडक्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रीजन। अब वर्चुअल ऑटोप्सी क्या होता है? ये वर्चुअल ऑटोप्सी नाम से पता चल रहा है कि इसमें मार काट इसमें भी नहीं हो रही है। ये कैसी ऑटोप्सी है? ये डिजिटल ऑटोप्सी है। हम कह सकते हैं ब्लड लेस ऑटोप्सी है। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर यूज किए जाते हैं। तो वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है? डिजिटल ऑटोप्सी कह सकते हैं हम इसे ब्लड लेस ऑटोप्सी कह सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं ब्लड लेस ऑटोप्सी। ब्लड लेस ऑटोप्सी का क्या मतलब है? यहाँ पर काट पीट नहीं की जाती है। टू कंडक्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रीजन कंडक्टेड टू सेटिस्फाई द पर्पस। अगर कोई पर्सन है, उसकी डेथ हुई है, तो हम उसका जो भी कॉज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारे आते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो इसमें आती हैं। चाहे वो फोटोग्रामेट्री हो, कुछ भी हो, मतलब रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स इसमें आती हैं। और ये ऑटोप्सी बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, इंडिया में नहीं परफॉर्म की जाती है, जैसे यूएस, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, इनमें होती है। जिससे हम पता लगा सकें कि जो भी डेथ हुई है उसके इंटीरियर बॉडी सरफेस पे क्या है। तो इसलिए हम उसकी वर्चुअल ऑटोप्सी करते हैं, इमेजिंग करते हैं, पूरी बॉडी की इमेजिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल ऑटोप्सी। वर्बल ऑटोप्सी क्यों की जाती है? अब ये क्या है? तो वर्बल ऑटोप्सी क्या है? बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। अब वर्बल नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्बली करना है हमें, बोल चाल करके बस। तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं पेशेंट के रिलेटिव से, जानकारी इकट्ठा करते हैं जिसमें हम पता करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। डेटा एनालिसिस करते हैं और एक इंटरव्यू स्ट्रक्चर करते हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से, या फिर केयर गिवर्स जो भी हैं विक्टिम के आसपास उनसे। तो ये आता है हमारा वर्बल ऑटोप्सी में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी क्यों करते हैं? ऑब्सक्योर का क्या मतलब है? नॉट वेरी क्लियर और नॉट श्योर, मतलब जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं वो बहुत ही मिनिमम मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनकॉन्क्लूसिव होती हैं, जिससे हम एकदम क्लियर नहीं कर सकते कॉज ऑफ डेथ क्या है। जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये इसमें आते हैं। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी क्या है? जहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम ये तो बाद में ही कह सकते हैं कि ये ऑब्सक्योर ऑटोप्सी थी। तो एपिलेप्सी के केसेस में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है आउटकम्स। उससे पहले हम कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्यों करते हैं, क्या कारण हो सकता है? तो एक तो यही है कि जो भी डिसीज़ था, मतलब जो भी सफर्ड पर्सन था, उसको डिकम्पोज कर दिया गया, जला दिया गया, बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया गया, या फिर कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? उसके केस में हम करते हैं ऑटोप्सी। दूसरा है कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए कि नेचुरल है, अननेचुरल है, और डिसीज़ की वजह से हुई है तो कितना इफेक्ट था डिसीज़ का नेचुरल डेथ में। थर्ड क्या है? टाइम ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, एज ऑफ इंजरी, या फिर प्लेस ऑफ डेथ पता लगाने के लिए। मैनर ऑफ डेथ भी पता लगाते हैं कि एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, या होमिसाइडल है, पॉइजन से हुई है या वेपन से हुई है डेथ। वॉल्यूशनल एक्टिविटी पॉसिबल आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉमा एंड सर्वाइवल टाइम। अगर किसी ट्रॉमा से या फिर सर्वाइवल टाइम के बाद अगर कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं, ये पता लगाने के लिए, मतलब पेशेंट सर्वाइव तो कर गया था, फिर उसके बाद मर गया, तो फिर क्या कॉज था। इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज़ का एक्सटेंट देखने के लिए कि किस हद तक हुई, क्या इंजरी थी, मतलब जिसकी वजह से डेथ हुई,
जो पर्सन था उससे कोई ट्रीटमेंट मिला डेथ से पहले या नहीं। होमिसाइड का अगर केस है तो एक या एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व थे, कितने पर्सन इन्वॉल्व थे, मतलब ओवरऑल ट्रेस एविडेंसेस क्या छूटे बॉडी पर, मतलब जो भी साइलेंट था उसको पता लगाने के लिए। और अदर ऑफेंसेस में जो डेथ से रिलेटेड है, जैसे स्ट्रेंगुलेशन अलॉन्ग विद रेप, तो क्या दूसरा ऑफेंस क्या हुआ है, मान लो स्ट्रेंगुलेशन का केस है तो हम ऑटोप्सी करते हैं कि उसके साथ साथ सिर्फ स्ट्रेंगुलेशन हुआ है या फिर अलॉन्ग विद समथिंग। ओके। और एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किया गया है, एक से ज़्यादा वेपन यूज़ किया गया, जैसे फायर आर्म अलॉन्ग विद नाइफ, या फिर किसी ने पहले मार दिया फिर लटका दिया उसको। बॉडी पहले प्लेस पर ही है, मतलब ओरिजिनल प्लेस पर है, या उसे डिस्पोज कर दिया गया कहीं और, मतलब मारा जैसे बेडरूम में मारा फिर मार के उसे किचन में जला दिया तो वहाँ पर था, या फिर कहीं और उसकी मार पिटाई की फिर बेडरूम में लाके पंखे से टांग दिया। तो कहाँ से कौन सा प्लेस ऑफ ओरिजिनल प्लेस ऑफ डिस्पोजल क्या था वो। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ विक्टिम एंड असाइलेंट, विक्टिम कहाँ था, असाइलेंट जिसने अटैक किया वो कहाँ था, ये सब पता लगाने के लिए। अगर न्यूबॉर्न्स का केस है तो लाइव बर्थ हुआ है या फिर वाइवल हुआ था बेबी, बाद में मर्डर किया गया या फिर बाद में मरा। म्यूटिलेटेड और स्केलेटल रिमेन्स में क्या करते हैं हम पता लगाने के लिए कि भाई अब म्यूटिलेट हो गई बॉडी, गल गई एकदम, सड़ गई, स्केलेटल बचा है बस, तो हम पता लगाते हैं कि ह्यूमन है। अगर ह्यूमन है तो एक या एक से ज़्यादा पर्सन की स्केलेटल है या उसी पर्सन के। प्रोबेबल कॉज क्या था डेथ का और अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या था डेथ का, तो ये सब पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। फिर क्या है प्रोसीजर क्या होता है इसका, तो सबसे पहले विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम पे देखते हैं क्योंकि वर्चुअल ऑटोप्सी भी होती है, और ऑब्जर्व करके हमें पता लगाना होता है कि अच्छा मर्डर का है, पॉइजनिंग का है, ट्रैफिक एक्सीडेंट का है। तो कोई भी डेथ हुई तो वहाँ पर क्या होगा, पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा क्राइम सीन को विजिट करेगा, फिर क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन में रूटीन एग्जामिनेशन, स्पेशल डाइसेक्शंस होंगे, फिर उसके बाद एंसिलरी प्रोसीजर्स होंगे, तब ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्राइम सीन को विजिट करेंगे, फिर अथराइजेशन चाहिए ना ऑटोप्सी कराने के लिए कि हाँ भाई पुलिस से या मजिस्ट्रेट से कि इसकी ऑटोप्सी ज़रूरी है। तो तब अथराइज जब वो कर देंगे तो भी जो आरएमपी होंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे। और अगर बर्न का केस है या फिर कोई भी दूसरा सस्पिशियस केस है तो शादी के 7 साल के भी अगर विद इन हुआ है तो उस केस में ऑटोप्सी 2 डॉक्टर्स के द्वारा करी जाती है, अगर फीमेल को जला दिया गया या ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई भी अथराइज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं है ऑटोप्सी के टाइम पे और ना ही कोई रिटन रूल्स हैं उसके लिए, तो अगर कोई अथराइज पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो देखेगा कि हाँ भाई ड्यूरिंग ऑटोप्सी क्या फाइंडिंग है, क्या ये सब। मेडिको लीगल ऑटोप्सी कंडक्ट की जाती है एक अथराइज सेंटर में, कहीं भी नहीं कर सकते हैं आप। अगर बॉडी डिकम्पोज भी हो गई है तो ऑटोप्सी परफॉर्म की जाएगी एट सर्टेन इंपॉर्टेंट लीजन्स में स्टिल बी फाउंड। अगर डिकम्पोज भी हो गई है तो भी ऑटोप्सी परफॉर्म की जाएगी क्योंकि कुछ लीजन्स फिर भी हमें पता चल जाते हैं कि हाँ विक्टिम की डेथ कब हुई, उसका एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं। जैसे जैसे हमें रिक्वेशन मिल जाए उसके तुरंत बाद हमें ऑटोप्सी परफॉर्म करानी होती है। और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें चाहिए होती है उससे पहले, नेम, एज, सेक्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क, रिलीजन ऑफ बॉडी, ये सब उसके साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑटोप्सी कब की जाती है, ऑटोप्सी ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑटोप्सी हमेशा डे लाइट में परफॉर्म करनी है ताकि हमें कलर चेंजेस पता लगें कि जॉन्डिस की वजह से है, ब्रूजेस में क्या चेंज है, पीएम स्टेनिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें। ऑटोप्सी इफ़ द बॉडी इज़ रिसीव्ड इन मॉर्चुरी एट नाइट, अगर मॉर्चुरी में मतलब पोस्टमार्टम हाउस में अगर हमें रात को बॉडी आई है तो उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे आफ्टर नोटिंग द डेट एंड एग्जैक्ट टाइम। और फिर ऑटोप्सी हम कब करते हैं, नेक्स्ट डे लाइट में हमें करनी है, ये हमें अच्छे से देखना है, याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और एनी अथराइज्ड पर्सन और 2 रिलेटिव्स शुड आइडेंटिफाई द डेड बॉडी इन फ्रंट ऑफ ऑटोप्सी सर्जन कि हाँ भाई आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि आइडेंटिफाइड बॉडी है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी है अगर, या फिर मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, रेस, रिलीजन, सेक्स, एज, डेंटल फॉर्मूला, फोटोग्राफ्स एंड फिंगरप्रिंट्स, तो वो ले लिए जाते हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमने पढ़ा था पैथोलॉजिकल जो ऑटोप्सी होती है उनके लिए हमें रिलेटिव्स का कंसेंट चाहिए होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ भी इरेज नहीं होना चाहिए। ऑल ऑल्ट्रेशन शुड बी इनिशिएटेड इन द रिपोर्ट में सारे ऑल्ट्रेशंस इनिशिएट करे जाते हैं। चेन ऑफ एविडेंस अगर हमें कोई मिलता है तो हम उससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर जो भी
स्पेसिमेंट्स मिले हैं ऑटोप्सी से रिमूव करे गए हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बना सकते हैं कि क्या क्या बनाया जाता है, मतलब क्लोथ्स, ज्वेलरी, बुलेट्स, और उनको लेवल किया जाता है, सील किया जाता है और रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है और पुलिस कांस्टेबल को एक रिसिप्ट लेने के बाद हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर जब ऑटोप्सी कंप्लीट हो जाती है तो बॉडी को स्टिच किया जाता है, वॉश किया जाता है और रिस्टोर किया जाता है बेस्ट पॉसिबल कॉस्मेटिक अपीयरेंस में, कि मतलब देखने में वो ख़राब ना लगे, जितनी चीर फाड़ आपने की है बॉडी के साथ उसको ऐसे पेश करना है कि वो कॉस्मेटिकली गुड दिखे, मतलब देखने में अच्छी दिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑटोप्सी। उसके बाद हम एग्जामिनेशंस देखेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्कैल्पल यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल ब्लेड्स, टूथ फॉरसेप, रिव सीयर, एंटेरोटोम सिजर्स, बोन कटर्स, काउंसिलमैन रिव सीयर कटर, वाइब्रेटिंग सॉ, बोन सॉ, बट जो स्कल ब्रेकर और चिज़ल। अगर आप लोग पोस्टमार्टम हाउस गए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे वंस आई अटेंडेड, तो मैंने देखा कि स्कैल्पल से फर्स्ट तो हम उसको कटिंग करते हैं, फिर जब हम स्कल को ब्रेक करते हैं तो उस पर कोई कपड़ा डाल के फिर उसे तोड़ते हैं। तो वर्चो स्कल ब्रेकर और चिसल से उसे स्कोर करते हैं कैलवेरियम को। फिर उसके बाद उसको टॉप को हटाने के लिए लोअर स्कल से टॉप अलग करते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर देखते हैं मेनिंजेस को, ब्रेन्स को, ये सब। हैमर विद हुक, हाँ, चिजल के साथ साथ हैमर विद हुक भी यूज़ किया जाता है। मतलब पहले तो हमने उसे तोड़ा, फिर उसे सेपरेट करते हैं ना। जो स्कल होता है वो सबसे हार्ड होता है उसको तोड़ने के लिए, तो उसे प्रॉपर जैसे हम हथौड़े से दीवार तोड़ते हैं ना, वैसे तोड़ा जाता है वो। ब्रेन नाइफ होता है, ब्रेन नाइफ सॉलिड ऑर्गन्स को कट करने के लिए। हैज ऑन नीडल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम देख रहे हैं द ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंडेंट इज द इसेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा क्लॉथिंग हम देखेंगे। कपड़ों से हमें क्या क्या पता चल जाएगा, नंबर, लेवल, लॉन्ड्री मार्क, डिजाइन, स्टेन्स, टीयर्स, लॉस ऑफ बटन्स, कट्स, होल्स या फिर ब्लैकनिंग फ्रॉम फायर आर्म डिस्चार्जेस। ट्रेस एविडेंस देखने हैं, जैसे हेयर, फाइवर्स, मतलब क्लॉथ पे क्या ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, हेयर, किसी के बाल, फाइवर्स, पेंट चिप्स। जैसे किसी के टी शर्ट पे अगर 4 तरह के बाल पाए गए तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक तो विक्टिम था, बाकी 3 कौन थे, हु आर दे। पेंट चिप्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स, अगर कांच के कोई टुकड़े हैं, वेजिटेशन और इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, कहाँ मिली बॉडी, अगर कहीं और से कहीं और डिस्पोज किया गया है तो वहाँ पर वहाँ की सॉइल अलग होगी, वहाँ का वेजिटेशन अलग होगा, फिर कहीं और डिस्पोज किया तो वहाँ का, तो इन सबको लेवल करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। पॉकेट्स में कंटेन मेडिकेशन और ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, पॉकेट में क्या क्या है, पर्सनल पेपर्स अगर कोई हैं तो वो सब देखते हैं। क्लोथ शुड बी रिमूव केयरफुली, क्लोथ है ना वो आराम से हमें हटाने विदाउट टीयरिंग दैम, बिना उन्हें फाड़े, ताकि हमें कोई भी स्ट्रगल का साइन का कन्फ्यूज़न ना मिले। ठीक है, मतलब हमें ऐसे हटाने हैं वो कि आराम से वो इंटैक्ट रहें। इफ़ दे कांट बी रिमूव्ड इंटैक्ट दे शुड बी कट इन एन एरिया अवे फ्रॉम एनी बुलेट होल और कट्स अलोंग द सीम ऑफ गारमेंट। मतलब जहाँ सिलाई है वहाँ से अगर वो सीधे सीधे नहीं निकलना है तो जहाँ से सिलाई है वहाँ से हमें काटना है उसे। ठीक है, आफ्टर ऑटोप्सी बेड क्लॉथिंग शुड बी एयर ड्राइड, पैक्ड, सील्ड इन पेपर बैग्स। अगर बेड क्लॉथिंग है तो उसे हम हवा में सुखाते हैं, फिर पैक करते हैं और सील कर देते हैं उसे, और हैंड ओवर करते हैं किसको, पुलिस को, ऑब्वियस है। होल सरफेस ऑफ बॉडी शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड बिफोर और आफ्टर वॉशिंग, मतलब पूरी बॉडी को वॉश करने के बाद हेड टू फुट, बैक, फ्रंट अच्छे से देखना है। बॉडी की लेंथ, वेट, सेक्स, रेस, डेंटिशन, जनरल स्टेट, बिल्ट, डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट सब कुछ नोट करना है। ये सब किस में आता है, हमारे सर्जिकल प्रोसीजर में, ड्रेसिंग में और डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक मीजर्स में। ठीक है, और क्या क्या देखना है, स्किन पे हमें क्या देखना है, जनरल कंडीशन देखेंगे कि रैश है, पिटिकी है, कलर है, लूजनेस है, टर्गर है, क्या है, असिमेट्री तो नहीं है किसी पार्ट की, या किसी मसल्स की वास्टिंग तो नहीं है, कोई स्टेन ब्लड के, मड के, वॉमिट के, फीसिस के, या फिर कोई कोरेसिव या फिर पॉइजन के या गन पाउडर के स्टेन्स तो नहीं है, कुछ प्रेजेंट तो नहीं है स्किन पे। फिर जनरल डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है स्कैल्प में, हेयर में, बियर्ड, स्कार, कोई टैटू मार्क तो नहीं है, मोल तो नहीं है, स्किन डिसीज तो नहीं है, सर्कमसिजन तो नहीं है, एम्पुटेशन तो नहीं है, या फिर वर्मिलियन तो नहीं है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए किसी के मोल्स प्रेजेंट है तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी, टैटू मार्क है तो कहाँ से टैटू करवाया था, तो इससे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो जाती है। वर्मिलियन प्रेजेंट है तो हिंदू है या मुस्लिम है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है,
साइंस ऑफ डिसीज देख लेते हैं, एडिमा ऑफ लेग्स, ड्रॉपसी, सर्जिकल एम्फाइसेमा, चेस्ट, स्किन डिसीज, इरप्शन, ये सब। टाइम सिंस डेथ, रेक्टल टेम्परेचर क्या था, राइगर मॉर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। अब को पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहाँ थी, लोअर बैक पार्ट पे थी, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई लेट मारा था ऐसे कि वो जब से मारा तब से वो बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर स्टेनिंग हुई है। या फिर हैंगिंग के केस में अगर स्टेनिंग पैर पे है और बॉडी डेड बॉडी लेटी हुई मिली है, तो हम कहाँ से, हाथ पैरों पे हैंगिंग है अगर रिस्ट में, मतलब रिस्ट से लोअर वाले एरिया में, हमारे पाम सोल्स में, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई पहले हैंग किया था, बाद में से लिटा दिया, तो स्टेनिंग से ये पता चल जाएगा। प्यूट्रीफेक्शन, मेगॉट्स, स्टमक कंटेंट क्या खाया था, स्टमक कंटेंट से हम पता चल जाएगा। और टाइम सिंस डेथ भी पता चल जाएगा कि कितना कंटेंट बचा है, डाइजेशन हो गया इतना, तो मतलब इतना टाइम हो गया डेथ को ऐसे। उसके अलावा फेस पे साइनोसिस तो नहीं है, पेटिकियल हेमरेज। उसके अलावा पिलरनेस, प्रोट्रूजन और बाइटिंग ऑफ टंग, स्टेट ऑफ लिप्स, गम्स, टीथ, मतलब अगर किसी को ज़बरदस्ती की गई है उसके साथ उसका फेस वगैरह पे हेमरेज वगैरह मिल सकता है। गम्स, टीथ में मार्क्स मिल सकते हैं, कोरोजन या इंजरी के मार्क्स इनसाइड लिप्स एंड चीक्स, को ज़बरदस्ती पिला खिला दिया या कुछ भी अगर उस फोर्स किया गया है। आइज़ की कंडीशन कैसी है, आईलिड्स की कंजक्टाइवा की कंडीशन क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ आई बॉल्स, कलर ऑफ स्क्लेरा, स्टेट एंड कलर ऑफ पिपल्स। इससे भी हमें टाइम सिंस डेथ पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कैसा केस है। जैसे आरटीए के केसेस में आर्टिफिशियल आइज देखने को मिलेंगी। नेचुरल ऑरिफिसेस को देखेंगे अच्छे से, नोज, माउथ, ईयर, यूरेथ्रा, वेजाइना, एनस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। डिस्चार्जेस, इंजरीज, फॉरेन बॉडीज, लीकेज ब्लड से, सीएसएफ से, मतलब सीएसएफ फ्रॉम ईयर्स, ईयर्स से सीएसएफ तो नहीं है। माउथ और नॉस्ट्रिल से सैंपल डिस्चार्जेस लेंगे, स्वेट्स और स्मीयर्स प्रिपेयर करेंगे। नेक में देखेंगे ब्रूजेज, फिंगरनेल एब्रेजन, लाइगेचर मार्क्स या फिर और किसी तरह की अबनॉर्मलिटी। थॉरेक्स पे देखेंगे सिमेट्री, जनरल आउटलाइन एंड इंजरीज अगर प्रेजेंट है तो। एब्डोमेन में क्या देखेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्टेंशंस और रिट्रैक्शन, मतलब डिस्टेंशन है या रिट्रैक्शन है। स्ट्रायरे ग्रेविडेरम तो नहीं प्रेजेंट है, सब हमें पता चल जाएगा प्रेग्नेंट वेमेन थी या पोस्टमार्टम में थी या क्या था, कैसे, कितने ग्रेविडेरम है, कितने महीने की प्रेग्नेंट थी, ये सब। बैक में बेड सोर्स, स्पाइनल डिफॉर्मिटी या फिर कोई इंजरी। एक्नल जेनेटेलिया देखेंगे, एडिमा, लोकल इन्फेक्शन, पोजीशन ऑफ टेस्टिस, अगर मेल है तो पोजीशन ऑफ टेस्टिस भी देखेंगे कि हाँ भाई इसके साथ कोई भी अब्यूज़ तो नहीं हुआ है। हैंड्स में इंजरीज, डिफेंड वुंड्स, इलेक्ट्रिक मार्क्स, क्लेंच्ड हैंड्स हैं तो हमें पता चल जाएगा। मुट्ठी बंधी हुई है तो हमें पता चल जाएगा। क्लेंच्ड हैंड्स मेनली किस में मिलते हैं, ड्राउनिंग के केसेस में मिलते हैं। फिंगर नेल्स में हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, ब्लड, डस्ट और अदर फॉरेन मैटर में भी इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रगल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्ट्रगल किया है उसने, किसका ब्लड है ये भी हमें पता चल जाएगा ब्लड से, अगर कोई क्लोज रिलेटिव का हुआ तो। लिम्ब और अदर पार्ट फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इसमें हमारी इंजरीज भी आ जाती हैं, एक्सटर्नल इंजरीज कौन कौन सी इंजरीज हुई हैं ये भी हम देख लेंगे। तो टाइप, नेचर ऑफ इंजरी, साइज, शेप, साइड, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मार्जिन, एजेस बेस, ये सब हम इंजरी वाली में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ बोन फ्रॉम द हील, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरीज, वाइटल रिएक्शन, फॉरेन मटेरियल, हेयर, ग्रास, फाइबर्स क्या है। तो अगर इंजरी ऑब्सक्योर्ड हो गई हैं तो हेयर से, तो हेयर शेव करेंगे तब हम इंजरीज को देखेंगे, तो ये सारा इसमें आ जाता है। ठीक है, डीप पेनिट्रेटिंग वुंड तो नहीं है। बर्न्स के केसेस में कैरेक्टर, पोजीशन, बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, कौन सी डिग्री का बर्न है, कंसील्ड पंचर वुंड या फिर ब्रूजिंग ऑफ फ्रेनुलम ऑफ लिम्ब, इंजेक्शन मार्क्स अगर हैं तो वो देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन और ईविसरेशन। अब इसे देखते हैं ये क्या है। ईविसरेशन में सबसे पहले आते हैं हमारे स्किन लीजन्स के टाइप। तो अगर आई शेप्ड तो कब आई शेप्ड इंसिजन होगा, कब वाई शेप्ड लगाएंगे, कब मॉडिफाइड वाई शेप्ड लगाएंगे, कब हम ट्रांसवर्स इंसिजन यानी कि टी इंसिजन यूज़ करेंगे, कब हम एक्स इंसिजन यूज़ करेंगे, तो ये सब हम देखेंगे। तो आई शेप्ड क्या है, चिन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, मतलब आई का शेप बन रहा है, आई का शेप बन रहा है तो हम उसे कहेंगे आई शेप्ड इंसिजन। स्ट्रेट लाइन बनेगा, मिड लाइन होगा। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, सारे ऑर्गन्स ओपन किए जाएंगे। वाई शेप्ड क्या है, जिफर स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, मतलब शोल्डर में जिफी स्टर्नम से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक स्ट्रेट होगा, ये भी मिड लाइन। और ये कॉस्मेटिकली बेटर है, मतलब वाई शेप्ड इंसिजन में कॉस्मेटिकली बेटर रहता है, देखने में इतना ख़राब नहीं लगता। फॉक्स ऑफ वाई डाउन मीडियली टू चेस्ट एंड एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द एक्रोमियन प्रोसेस तक एक्सटेंड करेंगे उसे। फिर नेक्स्ट है मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन। मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन कहाँ से लगाते हैं, सुपर स्टर्नल नॉच से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। सुपर स्टर्नल नॉच से प्यूबिक
तक। गुड नेक डाइसेक्शन है ये, क्यों? क्योंकि ये एस्फिक्सियल डेथ में यूज़ होता है। मैस्टॉइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक हम कह सकते हैं मॉडिफाइड वाई शेप लगता है। फर्स्ट बॉडी कैविटी जो ओपन की जाती है ऑटोप्सी के केस में, ये अलग अलग केसेस पे अलग डिपेंड करती है। फिर उसके बाद टी शेप्ड इंसीजन। टी शेप्ड इंसीजन में क्या होता है, एक ट्रांसवर्स इंसीजन लगता है और एक वर्टिकल इंसीजन। टी का शेप कैसा होता है, ऐसे और ऐसे, तो एक ट्रांसवर्स इंसीजन एक वर्टिकल इंसीजन। ट्रांसवर्स इंसीजन शोल्डर से शोल्डर तक, वर्टिकल इंसीजन प्यूबिक सिम्फाइसिस तक मिड लाइन में, ठीक है, जो हम नॉर्मल आई शेप्ड इंसीजन लगा रहे थे। एक्स इंसीजन क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट बैक ऑफ द बॉडी पे लगाते हैं हम एक्स इंसीजन, शोल्डर से अपोजिट साइड ऑफ इलियक क्रेस्ट तक, टू फाइंड डीपर ब्रूजेस और इंजरीज, प्रेफर्ड इन कंस्टोडियल डेथ। कंस्टोडियल डेथ में हम लगाते हैं एक्सेप्ट इंसीजन, ये क्या हमारा एक्स ऐसे ऐसे एक्सेप्ट इंसीजन। बाकी आउटकम्स क्या होते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी के, तो पॉजिटिव ऑटोप्सी हो सकती है, नेगेटिव ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर हमें पता चल गया जिसमें ग्रॉस फाइंडिंग्स बहुत मिनिमल होती हैं, तो पॉजिटिव ऑटोप्सी में ग्रॉस फाइंडिंग होंगी, टॉक्सिकोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल नहीं होंगी। नेगेटिव ऑटोप्सी में ग्रॉस फाइंडिंग्स ही नहीं होंगी, टॉक्सिकोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल तो नहीं होंगी। फिर ऑब्स्क्योर में ग्रॉस फाइंडिंग मिनिमल होंगी। तो नेगेटिव का मतलब है कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चला, पॉजिटिव का मतलब है ग्रॉस फाइंडिंग्स हमें मिल गई, और टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, हिस्टोलॉजी और सेरोलॉजी भी थोड़ी बहुत मिल गई है, हमें मिल गई मतलब। और नेगेटिव ऑटोप्सी का क्या मतलब है कि हमें नहीं मिली कुछ भी। ऑब्स्क्योर ऑटोप्सी में मिनिमम फाइंडिंग्स होंगी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थोरेसिक, मतलब ओपनिंग कहाँ से करते हैं, अलग अलग केसेस में कहाँ कहाँ से ओपनिंग करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पॉइजनिंग। तो हमने पढ़ा कि कॉमनली थोरेसिक कैविटी प्रेफर की जाती है इंसीजन के लिए, ओपनिंग के लिए। क्रेनियल कैविटी इज पॉइजनिंग के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्रेनियल कैविटी इज ओपन, सबसे पहले क्रेनियल कैविटी खोली जाती है, उसको इंसीजन किया जाता है, उस पर ओपनिंग की जाती है, टू नो स्मेल ऑफ पॉइजन। जो अगर कोई पॉइजन दिया गया है तो उसकी स्मेल को पता लगाने के लिए, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग के केसेस में कैसी स्मेल है, और विट्रामिन सेल के ऑयल जैसी स्मेल आती है। न्यूबॉर्न के केसेस में एब्डोमिनल कैविटी खोली जाती है। पॉइजनिंग के केसेस में क्रेनियल कैविटी, और न्यूबॉर्न के केसेस में एब्डोमिनल कैविटी खोली जाती है। वेदर इज बेबी इज लाइव और डेड, ये पता लगाने के लिए कि लाइव है या डेड है, हमें एब्डोमिनल कैविटी खोलनी है, टू चेक द लेवल ऑफ डायफ्राम। अब एब्डोमिनल कैविटी से हम क्या पता लगाएंगे, लेवल ऑफ डायफ्राम पता लगाएंगे कि कहाँ है। अगर लेवल ऑफ डायफ्राम लोअर है मतलब बेबी ने इंस्पायर किया है, रिस्पायर किया है तो मतलब लाइव था। अगर हाइयर है तो मतलब रिस्पायर नहीं किया है, मतलब डेड था। फिर नेक्स्ट है हमारा एयर एम्बोलिज्म। तो एयर एम्बोलिज्म के केसेस में ओपन द पेरिकार्डियम एंड फिल द कैविटी विद वाटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंक्चर द वेंट्रिकल को पंक्चर करते हैं, पेरिकार्डियम को खोलते हैं, कैविटी को वाटर से भर देते हैं। पंक्चर द वेंट्रिकल, अ केस ऑफ एयर एम्बोलिज्म। अगर एयर एम्बोलिज्म का केस है तो वेंट्रिकल पंक्चर हुआ है तो वहाँ पर क्या दिखेगा, बबल्स। जब हम उसे वाटर से फिल करेंगे तो वहाँ पर जैसे कभी आपने देखा है पंचर वगैरह बनवाते हैं तो ट्यूब को, जो टायर होता है उसको क्या करते हैं, जो अंदर का टायर के अंदर का जो ट्यूब निकलता है, एक होता है मेन टायर जो बाहर से दिखता है, उसके अंदर एक ट्यूब होता है। अब हम जब पंक्चर बनवाने जाते हैं, साइकिल का कभी पंक्चर बनवाया हो या बाइक का या गाड़ी का, तो वो क्या करता है, उस ट्यूब को, अंदर वाले ट्यूब को निकाल के एक टब में पानी लेके उसमें डालता है। फिर जहाँ से एयर बबल्स पास होते हैं उसे पता चल जाता है यहाँ पर लीकेज है। तो ऐसे ही एयर एम्बोलिज्म के केस में जहाँ से एयर बबल्स दिखते हैं, जब हम उसमें कैविटी में वाटर फिल करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि हाँ एम्बोलिज्म है। तो ये हो गया कि एयर बबल्स दिख रहे हैं। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पायरोगेलोल टेस्ट। पायरोगेलोल टेस्ट में क्या होता है, वेंट्रिकल को एस्पिरेट कराते हैं सिरिंज कंटेनिंग पायरोगेलोल सोल्यूशन। पायरोगेलोल सोल्यूशन एक सिरिंज में लेते हैं और वेंट्रिकल में एस्पिरेट कराते हैं। अगर एयर प्रेजेंट होगी, इफ़ एयर इज प्रेजेंट द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड। अगर एयर प्रेजेंट होगी तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर दिखेगा हमें वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है एक्सफिक्सियल डेथ। तो एक्सफिक्सियल डेथ के केसेस में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रॉटलिंग होती है इसमें। थ्रॉटलिंग के केस में क्या होता है, स्मॉल कंट्यूजन ओवर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक। नेक के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक छोटा कंट्यूजन प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, क्योंकि अगर किसी का गला घोट रहा है तो कस के घोटना पड़ेगा ना, तो प्रेशर अप्लाई करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दीज। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ब्लड लेस डाइसेक्शन इज डन, ब्लड लेस डाइसेक्शन किया जाता है। क्रेनियल कैविटी, सबसे पहले क्रेनियल कैविटी खोलते हैं, फिर थोरेक्स खोलते हैं, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी, देन नेक। जिससे क्या हो, क्रेनियल कैविटी सबसे पहले क्यों खोलते हैं, जिससे जो भी ब्लड है, क्रेनियल और थोरेक्स खोलने के बाद जो भी ब्लड है वो ब्लड बॉडी से ड्रेन हो जाए, ताकि जब नेक का डाइसेक्शन करें तो कोई भी ब्लड वहाँ नहीं प्रेजेंट हो। सो नेक्स्ट है हमारा नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। अब नीमोथोरेक्स को डाइसेक्ट अगर हम थोरेसिक कैविटी से करेंगे, अगर थोरेसिक कैविटी को पहले डाइसेक्ट करेंगे तो जितना भी एयर होगा प्लूरल कैविटी में वो डिसिपेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, नीमोथोरेक्स पता नहीं चलेगा कि है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम चेस्ट कैविटी को ओपन करते हैं, स्किन फ्लैप को खोलते हैं, उसको वाटर से भरते हैं, फिल इट विद वाटर। फिर पंक्चर करते हैं प्लूरा को वाटर के अंदर ही। अगर कोई एयर होगी तो प्लूरल कैविटी से निकलेगी और एयर बबल की तरह निकलेगी। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल
ऑर्गन डाइसेक्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रेन को हम क्या करते हैं 10% फॉर्मेलिन लेते हैं, उसके साथ फिक्स करते हैं 1 हफ्ते के लिए, तब हम ब्रेन को डाइसेक्ट करते हैं। कभी कभार हम फ्रेश डाइसेक्शन भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रेनियल कटिंग मैथड से हम डाइसेक्शन करते हैं। इसलिए करते हैं टू स्टडी इंजरी, ट्यूमर और एब्रेजन। नेक्स्ट है हमारा हार्ट को डाइसेक्ट करने के लिए जो सबसे कॉमन और सबसे इजी और मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है वो है इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में हम देखते हैं कि फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे नॉर्मली कैसे राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकुलर, देन लेफ्ट एट्रिया, देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर। फिर स्पाइनल कॉर्ड का डाइसेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है अगर हम एंटीरियर डाइसेक्शन मेथड से करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसे एंटीरियर डाइसेक्शन से कभी ओपन नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं पोस्टीरियर डाइसेक्शन मेथड करते हैं। स्टमक का डाइसेक्शन करते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट देखने के लिए। एसिड के केसेस में हम ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग से डाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा मेथड है हमारा डबल लाइगेशन मेथड में हम 2 लाइगेचर टाई करते हैं कार्डियक एंड पे और पाइलोरिक एंड पे, फिर हम डाइसेक्शन करते हैं। और अगर एसिड जहाँ पर मैक्सिमम एसिड होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मेगेंट्राइज। लिवर में हम मल्टीपल पैरेलल कट्स लगाते हैं और इसमें इंटेस्टाइन को ओपन करते हैं मेजेंट्रिक बॉर्डर के अलोंग, मतलब जहाँ मेजेंट्रिक बॉर्डर है उसके अलोंग ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोप्सी इन इंडिया इज मेडिको लीगल ऑटोप्सी बिकॉज अननेचुरल डेथ्स आर मोर इन इंडिया। हमने पढ़ा था कि दूसरे टाइप की और भी ऑटोप्सी थी, जैसे पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही थी जो नेचुरल डेथ्स के लिए कर रहे थे हम, पर इंडिया में मेडिको लीगल ऑटोप्सी बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया में अननेचुरल डेथ्स ज़्यादा होते हैं। फिर इविसरेशन टेक्निक्स, कुछ इविसरेशन टेक्निक्स दी हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्यूल एंड मासेस डिसेक्शन एंड ऑर्गन सेपरेशन। तो इसमें ऑर्गन्स को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले मास का डाइसेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गन सेपरेट करते हैं। वर्चुअस टेक्निक में इंडिविजुअल ऑर्गन का रिमूवल होता है, मतलब यहाँ तो हमने ऑर्गन को सेपरेट किया लेट्यूल में, वर्चुअल में हम ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गन्स को रिमूव करते हैं। फिर हमारा है गॉन टेक्निक में क्या करते हैं, सेपरेट ब्लॉक डाइसेक्शन करते हैं, ऑर्गन सेपरेट करते हैं, फिर ऑर्गन डाइसेक्ट करते हैं। एंड रॉकीटेंस्की क्या है, इसमें ऑर्गन डाइसेक्शन करते हैं, इन सिटू डाइसेक्शन होता है ये। तो कोविड केसेस में हम ऑटोप्सी परफॉर्म नहीं करते थे, ये याद रखना है हमें। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स, तो अलग अलग जार्स में हम सैंपल प्रिजर्व करते हैं। जार 1 में हम क्या रखेंगे, स्टमक विद ऑल इट्स कंटेंट, स्टमक को और उसमें जो भी कंटेंट निकला है उसको हम स्टोर करेंगे। 1 मीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रखेंगे। जार 2 में हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। जार 3 में कंप्लीट स्प्लीन को, पोर्शन ऑफ लिवर को कंटेनिंग गॉल ब्लैडर, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर, तो जैसे स्टमक के साथ इंटेस्टाइन आ गया था वैसे ही लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भी आ जाएगा। और हाफ ऑफ ईच किडनी, लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी का लॉन्गिट्यूडनल हाफ रखते हैं हम। जार 4 में यूरिन अगर प्रेजेंट है ब्लैडर में तो। जार 5 में अ सैंपल ऑफ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि साइट क्या, विक्टिम्स, रिलेटिव, स्लो डिगिंग। हाँ, जब भी हम ये सब एग्जीह्यूमेशन से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन क्या होता है, इट इज़ लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फ्रॉम अ ग्रेव फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। कि एक किसी पर्सन को डेथ हुई सालों पहले या फिर कुछ टाइम पहले उसकी डेथ हुई, उसे काट दिया गया, अब उस गड़ी हुई बॉडी को निकालना, डिगिंग आउट करना पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, उसे हम एक्सह्यूमेशन कहते हैं। कि हाँ भाई, एक बॉडी थी जिसे बरीड कर दिया, उसकी डेथ हो गई थी, पर अब हमें किसी लीगल पर्पज़ के लिए, मेडिको लीगल पर्पज़ के लिए अब हमें उसका डाइसेक्शन करना है, तो हम उसकी डिगिंग करते हैं। और डिगिंग करने के लिए जो साइट पे विक्टिम्स के रिलेटिव का होना ज़रूरी है। स्लो डिगिंग करते हैं, 500 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल जहाँ पर वो बॉडी बरीड थी उसको रखते हैं, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से, बॉडी के राइट से, लेफ्ट से, बिलो से, अबव से, चारों तरफ से। यूजुअली इट इन्वॉल्व्स a body that was not originally autopsied but which for some reason must be exhumed in order for an autopsy to be performed। अब ये कब किया जाता है एक्सह्यूमेशन, उस बॉडी का किया जाता है जिसकी ओरिजिनली ऑटोप्सी नहीं हुई थी, पर किसी रीजन से अब हमें उसकी ऑटोप्सी करनी है। इट इज़ इनफ्रीक्वेंटली डन इन इंडिया, इनफ्रीक्वेंटली किया जाता है इंडिया में इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, हम कितने भी टाइम बाद एक्सह्यूमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज बॉडी आर डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग टू एसेस डन इन, बिकॉज बॉडी आर डिस्पोज ऑफ बाय बर्निंग टू एसेस। अब इंडिया में ये इनफ्रीक्वेंटली होता है, क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर बॉडी को हम जला देते हैं, ठीक है। डन इन अर्ली मॉर्निंग
एंड ब्राइट डे लाइट, हम ये पढ़ चुके हैं कि ब्राइट डे लाइट में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो चाहे वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो। डन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर, डॉक्टर के प्रेजेंस में, पुलिस के प्रेजेंस में और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया जाता है। अब इसके क्या क्या रीजन्स हैं, तो क्रिमिनल केसेस में करते हैं। क्रिमिनल केसेस में कब करते हैं? एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, डेथ का मैनर पता लगाने के लिए, कॉज पता लगाने के लिए। डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंडर या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन के अंडर अगर डेथ हुई है तो हम क्या करते हैं, हम ये परफॉर्म करते हैं, एग्जूमेशन परफॉर्म करते हैं। रिट्रीविंग सम वाइटल ऑब्जेक्ट्स विच में थ्रू लाइट ऑन द केस, कुछ वाइटल ऑब्जेक्ट्स को रिट्राइव करते हैं इससे, जिससे हम जो पर्टिकुलर केस है उस पर कुछ रोशनी डाल सकें। नेक्स्ट है सिविल केसेस। सिविल केसेस में क्या करते हैं? डिसीज को आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज्ड फॉर, आइडेंटिफाई करते हैं डिसीज पर्सन को, किसके लिए? एक्सीडेंटल डेथ क्लेम के लिए, इंश्योरेंस के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। तो सिविल केसेस में बहुत कम किया जाता है, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ क्लेम कर रहा है तो इंश्योरेंस में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। एकेडमिक में इन एंशियंट और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, अगर कोई एंशियंट या फिर हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस है तो हम एकेडमिक के लिए उसकी स्टडी करने के लिए करते हैं। अथराइजेशन कहाँ से लेते हैं? द बॉडी इज एग्ज्यूम्ड ओनली व्हेन देयर इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें इनसे मजिस्ट्रेट से एक रिटन ऑर्डर आए। ये अंडर 176(3) के CRPC के सेक्शन नंबर 176(3) के अंडर आता है। पुलिस कांट ऑर्डर एग्जामिनेशन, हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा था? पोस्टमार्टम के लिए बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन पुलिस एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम इम्बाइवेशन, नेक्स्ट है हमारा पोस्टमार्टम इम्बाइवेशन। पोस्टमार्टम इम्बाइवेशन क्या होता है? एनी मेटेलिक पॉइजन प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर इनटू बॉडी टिश्यू। अब सॉइल में अगर कोई मेटेलिक पॉइजन प्रेजेंट है तो वो बॉडी के अंदर जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम इम्बाइवेशन। और मोस्ट कॉमन मेटल जो पोस्टमार्टम इम्बाइवेशन में देखने को मिलता है वो होता है हमारा आर्सेनिक। सो ये था हमारा मेडिको लीगल ऑटोप्सी के बारे में। कंप्लीट हो गया हमारा मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।